नमस्कार, साथ की भी साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इन नेताओं के साथ विमर्श करेंगे। यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ सहित प्रदेश कमेटी के दिग्गज नेताओं के साथ आगामी चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली में एक दिन बाद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस की टॉप 10 लीडरों के साथ पार्टी आला कमान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बड़े नेताओं के साथ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, राजमणि पटेल और लोकसभा सांसद नकुल नाथ। कार्यकारी अध्यक्षों में जीतू पटवारी, रामनिवास रावत, सुरेंद्र चौधरी और बाला बच्चन शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटका की विजय के बाद पूरी सेंट्रल लीडरशिप मध्य प्रदेश पर अपनी निगाहें डालकर बैठी है और माननीय एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की मौजूदगी में 26 तारीख को बैठक है। उसमें माननीय कमलनाथ जी सहित पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कुछ सीनियर लीडर लोग शिरकत करेंगे। बहरहाल एआईसीसी के साथ एमपीसीसी की चुनाव पूर्व यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ कर्नाटक की तर्ज पर लगातार की गई अपनी 5 घोषणाओं पर काम कर रहे हैं, साथ ही शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक चुनावी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, उस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। यही नहीं, पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने और कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने का निर्णय भी इस बैठक के बाद देखने को मिल सकता है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर दौरे पर पहुंचेंगी, जहां से वो प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। उनके दौरे में हिंदुत्व का तड़का भी लगने वाला है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए इस बार पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका 12 जून को जबलपुर आ रही हैं। प्रियंका के दौरे में हिंदुत्व का तड़का। प्रियंका सबसे पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगी। मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ भेड़ा घाट में करेंगी पूजा। पूजा के बाद जबलपुर में रोड शो करेंगी प्रियंका। जबलपुर शहर के बीच से निकलेगा रोड शो। हर विधानसभा की सीमा टच करने की होगी कोशिश। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका। करीब 4 घंटे तक जबलपुर शहर में रहेंगी प्रियंका। कांग्रेस प्रियंका गांधी के दौरे से उत्साहित है और प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनावी शंखनाद खड़गे क्यों नहीं कर रहे। जनता जिस तरीके से कमलनाथ जी के हर सभा में आ रही है, उसी तरीके से प्रियंका जी की जो रैली और सभा है उसमें भी आप देखेंगे लगातार आपको हुजूम देखने को मिलेगा। और नया मध्य प्रदेश आपको जो 18-19 साल में जिस तरीके से हालात कर दिए हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे जो हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत है, उसकी आवाज बनकर प्रियंका गांधी जी आ रही है। कांग्रेस एक परिवार, वंशवाद, उसी का शंखनाद है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं कर रहे? वो तो केवल एक चरण पादुका वाले, इसलिए प्रियंका गांधी ने तो उत्तर प्रदेश में भी शंखनाद किया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या हुआ? पिछले चुनाव में कांग्रेस को इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल की 38 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वहीं बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। इलाके की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।
प्रियंका गांधी के दौरे की मदद से कांग्रेस महाकौशल में 2018 के नतीजे दोहराने की कोशिश में लगी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में स्थानीय मुद्दे भी अहम भूमिका अदा करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति और रियासत की जमीनों पर कब्जा जमाने की उनकी नीयत का मुद्दा भी छाया रहेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2020 में प्रदेश की कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट करने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता के सहारे वो सिंधिया रियासत की खोई हुई और दूसरों के कब्जे में गई जमीन को वापस पाने की कोशिश जारी है। हाल ही में ग्वालियर के एजी ऑफिस पुल के निर्माण का मुद्दा भी इसी कड़ी में चर्चा में है। सिंधिया परिवार के कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट में दावा किया है कि एजी ऑफिस का पुल महल के ट्रस्ट की जमीन पर बना है। इसके लिए 7 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन निचली अदालत ने ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी के रूप में विजय फाल्के के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां, पत्नी और बेटे महा आर्यमन सिंधिया के अलावा अन्य लोगों को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस चीज़ को माना और न्यायालय ने इनका एक आवेदन हुआ खारिज किया। न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये लोकहित का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है, इसलिए आपको ऐसी इन नंबरों पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। और न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि आपके जो भी ट्रस्टी है उनको पार्टी बनाया जाए। उस ऑर्डर को लेकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जो कि अभी आर्गूमेंट हो गए उसमें और पेंडिंग है। अभी उसमें आदेश सुरक्षित है, आदेश अभी उसमें आया नहीं है। और हमेशा सरकारी नंबर रहे जिन पर सिंधिया परिवार आज अपना दावा पेश कर रहा है कि ये नंबर हमारे हैं। ऐसे कई और भी सर्वे नंबर हैं, चूंकि अभी मामला विचाराधीन है और अभी न्यायालय में चल रहा है मामला। सिंधिया परिवार के ट्रस्ट ने एजी ऑफिस पुल की जमीन के एवज में 7 करोड़ का मुआवजा मांगा है। वहीं जय विलास पैलेस के बाहर बने सरस्वती शिशु मंदिर को भी खाली करने के निर्देश दिए हैं। जबकि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने सरस्वती शिशु मंदिर को यह जमीन आरएसएस और स्कूल के संचालन के लिए दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि अन्य मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों में यह मुद्दा भी शामिल रहेगा। बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे और इस तरह के भी मुद्दे रहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की हवस कब तक खत्म होगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब कितनी संपत्ति चाहिए किसी व्यक्ति को, तब जाके शांति मिलेगी, ये ऊपर वाला जाने। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार के ट्रस्ट और सिंधिया रियासत से जुड़ी जमीनों पर लगातार दावा किए जाने हैं। कुछ प्राचीन मंदिरों पर अपनी बाउंड्री वॉल बनाए जाने और पुरानी इमारतों को खाली करवा कर अपना कब्जा हासिल करने जैसा मुद्दा छाया हुआ है, जो 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव में मददगार साबित हो सकता है। ग्वालियर से INS 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोगों को पिछले कई महीनों से राशन दुकानों से गेहूं नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बालाघाट की एक बड़ी आबादी गेहूं से बनी रोटी खाने को तरस गई है। धान उत्पादक बालाघाट जिले में गेहूं की रोटी खाने वालों की भी कमी नहीं है। फिर यह एक आदिवासी इलाका है, इसलिए कुपोषण भी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ गेहूं का वितरण और जरूरी है। एक तरफ गेहूं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के गोदामों में रखे गेहूं के खराब होने के मामले भी आए दिन सामने आते रहते हैं, जो रोजी के लिए तरस रहे लोगों को खल जाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले कई माह से लोगों के भोजन की थाली से गेहूं की रोटी मानो जैसे गायब हो गई है। राशन दुकानों पर निर्भर रहने वाली एक बड़ी आबादी को महीनों से गेहूं नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें भोजन में रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। लिहाजा अब भी लोगों को यही तसल्ली दी जा रही है कि शासन से आदेश होने पर उन्हें गेहूं दिया जाएगा। हमको 1 साल हो गया, गेहूं नहीं मिल रहा है। गेहूं हम लोग को मिलना चाहिए, रोटी से हमको नसीब नहीं हो रही है। राशन तो मिल रहा है लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा है, तो गेहूं के लिए बोलो तो बोलते हैं कि अभी नहीं आ रहा है तो कहाँ से देंगे। चावल ही मिलता है तो चावल ही खा रहे हो गया, रोटी तो मिलती नहीं है हमारे को, लेकिन गेहूं मिलना चाहिए हमारे को भी। शासन के लगातार आश्वासन देने के बाद भी 1 साल बीत गया, लेकिन लोगों को न तो गेहूं नसीब हुआ और न ही उससे बनी रोटियां नसीब हो रही है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार तो दुकानों से आटा खरीद कर रोटी की भूख मिटा रहे हैं, लेकिन गरीब परिवार रोटी को तरस रहे हैं। उनकी गुहार है कि सरकार उन्हें जल्द गेहूं उपलब्ध कराए। 1 वर्ष हो गए हमें गेहूं नहीं नसीब नहीं हो रहा है।
हाँ। सोसाइटी में जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 माह बाद मिलेगा, 2 माह बाद मिलेगा, ऐसे ही तसल्ली देते हैं। हाँ। लेकिन गेहूँ नहीं मिल रहा है और हमें गेहूँ की बहुत ज़रूरत है। वहीं इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों का यही कहना है कि सरकार से गेहूं का आवंटन होने पर राशन दुकानों पर गेहूं उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। वहीं बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने भी इस मामले में सरकार का बचाव करते हुए कहा कि चीन यूक्रेन युद्ध के बाद से ही गेहूं की कमी हुई है और इसका उत्पादन भी कम होने लगा है, इसलिए गेहूं के आवंटन में भी कमी आई है। लेकिन अब जल्द ही राशन दुकानों से गेहूं मिलना शुरू हो जाएगा। ये केवल बालाघाट का ही नहीं था, ये विषय अन्य जिलों का भी था। पिछले साल आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण से गेहूं का शॉर्टेज आया, हमारे भी देश में गेहूं का उत्पादन घटा और मौसम और सारी परिस्थितियों के कारण से तो गेहूं का शॉर्टेज आया और उसके कारण से नहीं दे पाया, पर अब पुनः प्रक्रिया उसकी प्रारंभ कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में बालाघाट प्रवास पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलग ही राग अलाप दिया है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में चावल को ज्यादा पसंद किया जाता है वहाँ चावल अधिक भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है, दरअसल क्या है, जिन एरियाज में चावल ज़्यादा खाते हैं उन एरियाज में चावल पहुंचाया जाता है, जिन एरियाज में गेहूं ज़्यादा खाते हैं वहाँ गेहूं पहुंचाया जाता है। और अब हमारी कोशिश है, हम राज्यों को ये भी आग्रह कर रहे हैं कि मोटा अनाज भी पीडीएस में देना चाहिए। पिछले 1 साल से गेहूं का इंतजार कर रहे लोगों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं। जल्द ही उन्हें गेहूं मिलना शुरू होगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस खबर का कितना असर प्रशासन पर होता है और लोगों को अपने हिस्से का गेहूं मिलता है। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करेंगे, जिन्हें अपनों ने ठुकराया, अगर उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्गों की जिन्हें अपनी ही संतानों और परिजनों ने ठुकरा दिया। ऐसे ही कुछ लोग अब वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी भी सुध लेने वाले चंद लोग हैं जो इनसे समय समय पर खुशियां बांटते रहते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष और बड़ेरिया प्राइम मेट्रो अस्पताल के संचालक सौरभ बड़ेरिया ने अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन यहां मनाया और बुजुर्ग महिलाओं के हाथों से केक कटवाया। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां भक्ति में डूबे बुजुर्ग खुशी से झूमते नजर आए। आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन लोग आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान हो, लेकिन मुझे आशीर्वाद की नहीं, मुझे तो अमृत की ज़रूरत थी। तो मैं अमृत पान करने के लिए, अमृत पीने के लिए इन बुज़ुर्गों के बीच में आया हूँ। इनकी दुआओं में इतना अमृत है, इतना आशीर्वाद है कि मुझे लगता है कि इनके बीच में सब लोगों को, सामाजिक लोगों को आना चाहिए। उनका अकेलापन नहीं है, ये पूरी समाज की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे परिवारों की जिम्मेदारी है। रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सभी हमारे सम्मानीय सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय किया था कि वे अपना और अपने परिवारजनों के जो खुशी के पल होते हैं उनको यहाँ वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के साथ साझा करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री सौरभ बड़ेरिया जी ने आज अपने यहाँ जन्म दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के लिए भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज सौरभ बड़ेरिया जी का जो यहाँ जन्मदिन मनाया गया, इसकी तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम वृद्धाश्रम में भर्ती हुए तो लगा कि अब यहाँ तो सारे उत्साह, खुशियाँ, परिवार सब छूट गया, अब कुछ नहीं है। पर अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं, हमें इतनी खुशियाँ मिली, इतना अच्छा लगा कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत आनंद आया, सब लोग खुश हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के सीने में दर्द भरा है। अतीत की यादों में खोए इन बुजुर्गों की न जाने कितनी बार आंखें भर आती होंगी। ऐसे में इन्हें अपने गम भुलाने का मौका देकर थोड़ी सी भी खुशी देने वाले तारीफ के काबिल हैं। जबलपुर से INS 24/7 के लिए फतेह सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर के वन विभाग के आम अब दूसरे राज्यों में भी लोगों को अपने स्वाद का दीवाना बनाएंगे। इसका स्वाद चखने के बाद दूर दूर से व्यापारी आम खरीदने पहुंच रहे हैं। संजय गांधी नर्सरी में आम के उम्दा किस्म दशहरी, लंगड़ा और चौसा की भरमार है। सेवारी के नर्सरी के आम की सप्लाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के साथ ही कई राज्यों में भी हो रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
राजपुर वन परिक्षेत्र के सेवारी में वन विभाग का संजय गांधी नर्सरी है। यहाँ 10 एकड़ में सिर्फ आम के 500 पौधे हैं। इस बार यहाँ आम की बम्पर पैदावार हुई। वन विभाग हर साल इस नर्सरी की नीलामी करता है और वन समिति के सदस्य इसकी बिक्री कर अच्छी खासी राशि भी कमाई करते हैं। इस नर्सरी में आम की उम्दा किस्में के दशहरी, लंगड़ा, चौसा आमों की भरमार है, जिसका स्वाद छत्तीसगढ़ वासियों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी और पश्चिम बंगाल के लोग भी चख रहे हैं। यहाँ काम करने वालों का कहना है कि वो यहाँ रखवाली करके अच्छे किस्म के आम की पैदावार की कैसे करें, खेती ये भी सीखते हैं। आम की मांग और बम्पर पैदावार को देखते हुए वन अधिकारी कुछ अन्य वन भूमि पर वृक्षारोपण करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे संभाग भर में जो यहाँ का आम का जो क्वालिटी है, वो आम का क्वालिटी आपको पूरा संभाग में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा साइज, फल का क्वालिटी, इसका अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है। ये प्रक्रिया समिति के द्वारा नीलामी बुलाया जाता है, बाहर से ठेकेदार आते हैं, इनका बोली होता है। इसकी सप्लाई मान के चलिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आपका ये बंगाल, यही सब राज्यों में होती है। करने आते हैं आम का बगीचा में 2 महीने तक लगातार यहाँ काम चलता है। उसमें समिति का फर्स्ट को तो लाभ कर रही है समिति के लोग जो हैं, जो वजह उसका जो हितग्राही हैं, सदस्य लोग हैं, वो अपने उसको जो है ठेका में जैसे अपना बिक्री करते हैं लोग। आम कितने राशि का होगा लगभग करके जो है तो 1 लाख 1.5 लाख में जो है अपना प्रॉफिट करके कमाते हैं, उससे जो है रोजगार चलाते हैं। उसकी सुरक्षा स्वयं करते हैं हम लोग जो है। आम सेवारी नर्सरी में इस बार आम के पेड़ों में पत्तों से ज्यादा आम लदे हैं। आम की सप्लाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के साथ ही कई राज्यों में भी हो रही है। मौसमी फल है और इसलिए साल भर लोग गर्मियों का इंतजार करते हैं। आम सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। वन विभाग भी उन्नत किस्म के आमों का बागवानी लगाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। INS 24/7 के लिए बलरामपुर से घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास में ग्राम पटेलों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केशकाल विधानसभा के बड़ेरा राजपुर, केशकाल और परसगांव विकास खंड के 200 से अधिक पटेल विधायक निवास पहुंचे, जहां विधायक नेताम की अगुवाई में समस्त ग्राम पटेलों का बस्तर के पारंपरिक मांदरी नृत्य राउत नाचा के साथ विधायक निवास के समक्ष पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्हें शॉल व श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। इस दौरान विधायक संतराम नेताम ने कहा कि समस्त पटेलों को 3000 रुपए मानदेय देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में ग्राम पटेल की अहम भूमिका होती है। वह गांव-गांव में देवी देवताओं, प्रशासन व पुलिस के अंग के रूप में कार्य करते हैं। मांग पूरी करे, हमारे विधायक जी से एक आशा है, वो हमारे लिए जरूर करेंगे। विधानसभा केशकाल के समस्त हमारे ग्राम पटेल को यहाँ पर 1 दिवसीय पाठशाला परिचर्चा पे बुलाया गया था। उनका आज सम्मान भी हुआ। पाठशाला के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से हमारे ग्राम के पटेल जो गांव के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और विभिन्न समस्याओं से वो जूझते हैं। ये कुछ आवेदन भी मिला है और जरूर उस समस्या पर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सरकारी स्कूलों की चर्चा होते ही लोगों के दिमाग में टूटी हुई फर्श, गिरती हुई दीवारें या पुराने भवन का ख्याल आता है। सरकारी स्कूलों के नाम से लोगों के मन में जो छवि बनती है, उससे बिल्कुल उलट छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों ने एक अलग पहचान बनाई है। भूपेश सरकार की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना पूरे देश में मील का पत्थर साबित हुई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक श्रृंखला है। स्कूल पूरी तरह से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जहां कक्षा 8 तक शिक्षा निशुल्क है। उसके बाद कक्षा 12 तक नाम मात्र की फीस देनी होती है,
जिसके चलते बस्तर में गरीब बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल पा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार की इस योजना से बच्चों का भविष्य निखर रहा है। वहीं पालकों ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल थी जो आत्मानंद स्कूल खोला है सरकार ने, उसमें पढ़ाई का स्तर निश्चित ही बढ़ा है और इस वर्ष जो वार्षिक परिणाम आया है वह भी दर्शाता है कि जब से आत्मानंद स्कूल खुला है तब से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उत्साहित होकर के लोग पढ़ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं आत्मानंद के, जो अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, वे भी अब अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों को बहुत ही सुविधा मिल रहा है, क्योंकि पहले जो के वक्त था तब लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते थे बच्चे लोग, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद बच्चे को अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं लोगों के बीच जाके, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, पहले जो हिंदी के माध्यम से पढ़ते थे और हिंदी में सबसे बात करते थे, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने के पश्चात वो अभी अंग्रेजी में भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये योजना केवल रायपुर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी इस योजना का प्रसार हो। इन स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, आत्मानंद स्कूल में सुंदर खेल परिसर भी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रैक्टिकल लैब भी है। बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में हमारे जिले में मतलब जो आत्मानंद स्कूलों की संख्या है वो सबसे अधिक है। हिंदी मीडियम के 44 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, जिनमें कि लैब, लाइब्रेरी वगैरह आदि की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। आगे और भी विकास किया जाएगा। और इसके साथ ही 18 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनमें कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब कि आशा ये है कि अंदर दूरस्थ गाँव में बसे हुए बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके और इसके साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना अब आम आदमी के लिए सपना नहीं रहा, अब यह हकीकत बन गया है, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। INH न्यूज ब्यूरो। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।